बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइट में। और आज की वीडियो में हम लोग एक छोटी सी टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है। तो जो कि वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है और कई जगह इसी के वजह से कई जगह दंगा फसाद भी हो चुका है। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है और ये वक्फ संशोधन अधिनियम आखिर 2025 ये है क्या। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये देखते हैं कि संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जिसे उम्मीद विधेयक के नाम से जाना जाता है 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गई। और जो एग्जाम के दृष्टि से देखें तो यहाँ पे 2 प्रश्न यहाँ से पूछने की प्रबल संभावना है, जिसमें कि पहला है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसे उम्मीद नाम से जाना जाएगा। और दूसरा कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति कब दी गई, तो इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति 5 अप्रैल 2025 को दी गई। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि बहुत लोगों में कन्फ्यूज होता है कि विधेयक और अधिनियम में, ठीक, कहीं विधेयक लिखा रहता है कहीं अधिनियम लिखा रहता है। तो बता दें कि विधेयक होता है ना कि कोई भी कानून जब किसी मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। और वही विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित होके उस पे मंजूरी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास चला जाता है, अर्थात राष्ट्रपति से जब मंजूरी प्रदान कर दी जाती है तो उस विधेयक को क्या कहने लगते हैं, अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी थी। और आगे आगे क्या है इसमें कि इस कानून को कांग्रेस AIMIAM अर्थात जो अवेसी की पार्टी है और आप अर्थात आम आदमी पार्टी और आपने इन सभी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी है कि यह कानून धार्मिक मामलों का उल्लंघन करता है और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव यह कानून करता है। और अगला यह है कि यह कानून वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना चाहता है। मूल रूप से 2024 में पेश किए गए इस विधेयक को भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित 31 सदस्यीय लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य सांसद संयुक्त संसदीय समिति यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है JPC अर्थात संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो संयुक्त संसदीय समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक, तो संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की गई व्यापक समीक्षा प्रक्रिया और सार्वजनिक परामर्श के बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा में उम्मीद विधेयक जिसे कि एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास के रूप में पारित किया गया। यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि वर्तमान समय में यहाँ पे चूँकि हमारा देश सेकुलर एक राज्य है, हालांकि सभी धर्मों को मतलब अपने अपने धर्म को उपासना करने की पूर्णतः आज़ादी दी गई है, लेकिन वक्फ के नाम पे कई जगह काफ़ी दंगा फसाद भी किया जा रहा है। लेकिन जैसे कई मुस्लिम राज्य हैं जो जैसे कि तुर्की ये तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा मुस्लिम राज्य है। यहाँ के खलीफाओं के नाम से सल्तनत काल में कई सुल्तानों ने खुतबा पढ़ा था। तो अनेक मुस्लिम देशों जैसे तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक में वक्फ संपत्तियों का अस्तित्व नहीं है। वहीं भारत में वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा शहरी भूस्वामी है। कहा जाता है कि रेलवे और सेना के बाद से सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वह वक्फ के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक, तो भारत में अब देखेंगे तो भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख संपत्तियों का मालिक है, जिसमें लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है। और इसकी अनुमानित कुल कीमत देखा जाए तो 1.2 लाख करोड़ है। कितनी है, तो 1.2 लाख करोड़ है। और आगे देखिए तो राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 12 घंटे की विस्तृत चर्चा के बाद 3 अप्रैल को मंजूरी मिली थी।
3 अप्रैल को मंजूरी मिली थी, कहाँ से? राज्यसभा से। और राज्यसभा में इसमें 128 और विपक्ष में, मतलब इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। और लोकसभा में इस विधेयक को 2 अप्रैल 2025 को पारित किया गया, जिसमें 228 पक्ष में और 232 मत विपक्ष से प्राप्त हुए थे। ठीक। और इस अधिनियम के जो प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु ऐसे होंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अब कानून बन चुका है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना तथा उनके कानूनी ढांचे को बढ़ाना है। अगला है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया है। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है। और कुछ इसमें और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने संसदीय बहस के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और केंद्रीय गृह मंत्री ने संशोधन विधेयक के पक्ष को स्पष्ट करते हुए यह कहा कि अधिनियम इस्लामिक धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 दोनों सदनों में पास कर दिए गए। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में चुनौतियों के समाधान के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया और जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों को प्रशासन और दक्षता में क्या करना है? तो सुधार लाना है। मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त किया गया, जो एक पुराना और औपनिवेशिक युग का कानून था। और यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट हम जानेंगे कि वक्फ के मतलब क्या होता है, वक्फ का अर्थ क्या होता है। ठीक। तो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां एक वक्फ संपत्ति है। संपत्तियों की बिक्री या अन्य उपयोग निषिद्ध हैं। स्वामित्व अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। यह संपत्तियां वाकिफ निर्माता की ओर से मुतवल्ली द्वारा प्रबंधित होती हैं। अगला देखें कि वक्फ अधिनियम के इतिहास कब से चला आ रहा है, तो ये दिल्ली सल्तनत काल से जुड़ा हुआ है। जब सुल्तान मुइजुद्दीन शैम ने गौर ने मुल्तान की एक जामा मस्जिद में कई गांव दान में समर्पित कर दिए थे। और भारत में इस्लामिक राजवंशों के उद्देश्य के साथ वक्फ संपत्तियों में वृद्धि हुई। अगला पॉइंट ये है कि मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913 ने भारत में वक्फ को संरक्षण प्रदान किया था। और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्मांध और धार्मिक संस्थाएं संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। वक्फ शासन अभी तक वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित था, जो 1913, 1923 और 1924 के पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेता है। और ये देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, जो कि 27% है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 9% है और पंजाब में भी कहाँ है, कितना है, 9% है। अर्थात सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है। वक्फ कानूनों का विकास, मतलब वक्फ कानून में कब कब संशोधन किए गए, क्या मतलब कौन से वर्ष में क्या इसमें प्रावधान किया गया, तो 1913 का अधिनियम वक्फ के विलेखों को वैध बनाया गया। फिर 1923 अधिनियम वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया। और 1954 अधिनियम केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। 1995 का अधिनियम केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। 1954 का अधिनियम में। और 1995 के अधिनियम में निर्वाचित सदस्यों और इस्लामी विद्वानों के साथ विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण की शुरुआत की गई। संसद द्वारा पारित नए विधेयक में अब कानून बन चुका है। में प्रमुख संशोधन किए इस प्रकार, मतलब क्या क्या संशोधन किए गए हैं। में जो अगला है कि केंद्रीय
के प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ये संशोधन किया गया है। और इसके सदस्यों में शामिल संसद सदस्य, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इन सबका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इनका मुस्लिम प्रतिनिधि जो होंगे, इनका भी मुसलमान होना कोई अनिवार्य नहीं है। संविधान संशोधन के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक कर दिया गया है, जो कि विवाद का कई कारणों में ये भी एक मूल कारण को माना जा रहा है कि इसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जा रहा है। अगला है कि मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला का भी होना अनिवार्य है, जो कि पहले महिलाएं नहीं थी, अब महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकेंगी। राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना के बारे में देखें तो विधेयक राज्य सरकारों को प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है और उनके मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। 2 गैर मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक है। इसमें शिया, सुन्नी, पिछड़े मुस्लिम वर्ग से, जिसमें कि बोहरा समाज भी आता है, इन सब का भी होना मतलब अनिवार्य कर दिया गया है कि इसमें अब 2 मतलब पिछड़े मुस्लिम वर्ग को भी शामिल किया गया एक तरह से इसमें। यही है कि एक सदस्य शामिल होंगे और साथ ही 2 मुस्लिम महिला सदस्यों को अनिवार्य कर दिया गया है। न्यायाधिकरणों की संरचना क्या होगी? तो नए बिल में मुस्लिम कानूनों को विशेषज्ञ को हटा दिया गया है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य सरकार संयुक्त सचिव स्तर का वर्तमान या पूर्व अधिकारी होगा, जो भी होगा। अगला ये कि न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध अपील, पूर्ववर्ती अधिनियम में कोई अपील की अनुमति नहीं थी, अर्थात पहले के जो भी कानून था इसमें ट्रिब्यूनल का जो मतलब आदेश आ जाता था उसके विरुद्ध ऊपरी के किसी कानून मतलब उस न्यायालय में नहीं जा सकते थे। लेकिन नया विधेयक न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है। पहले ऐसा नहीं था। वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और निर्धारण की देखरेख के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, हालांकि पहले ऐसा नहीं था। एक पॉइंट और है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा राजस्व अभिलेख अद्यतन किए जाएंगे, अर्थात जो भी अब कोई भी और जो वक्फ के जमीन मतलब वक्फ के किसी भी ज़मीन को कोई कहता है कि यह वक्फ का है तो उसको कागज़ दिखाना पड़ेगा और ये इसका निर्णय कौन करेगा? तो जो भी उस ज़िले के कलेक्टर होंगे अर्थात डीएम होंगे वही करेंगे। अगला है कि 1 लाख रुपए से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं को राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाएगा। केंद्र सरकार को कैग, नियंत्रक अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किसी अन्य नामित अधिकारी से ऑडिट कराने का अधिकार होगा। बेहतर कार्यकुशलता और पारदर्शिता के लिए केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से स्वचालित वक्फ संपत्ति प्रबंधन होगा। और नए कानूनी प्रावधान के अनुसार धार्मिक आस्था रखने वाले मुसलमान कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म का अमल करने के बाद ही अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं। अर्थात इसमें अब कोई गैर मुस्लिम इसमें वक्फ में अपनी ज़मीनों को दान नहीं दे सकता है, और जो कोई मुस्लिम भी देगा तो कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसन होना मतलब 5 साल तक प्रैक्टिस किया हो मुस्लिम धर्म का, तभी वो दान दे सकता है। अगला पॉइंट है महिलाओं को वक्फ घोषणा से पहले उत्तराधिकार प्राप्त करना होगा। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुकदमेबाजी को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों को एकीकृत डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित कानून पर चिंता व्यक्त की है, जो इस प्रकार है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य का होना। राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। अर्थात जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना एक मतलब नियम के विरुद्ध है। चिंता यह है कि अगला पॉइंट है कि चिंता यह है कि निकाय में मुख्य रूप से गैर मुस्लिम लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि हिंदू और सिख बंदोबस्ती बोर्डों में ऐसे ही बोर्ड हैं। और अगला पॉइंट है वक्फ न्यायाधिकरण से मुस्लिम कानूनों के विशेषज्ञों को हटाने से विवाद समाधान प्रभावित हो सकता है।
वक्फ निर्माण को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करने वाले मुसलमान तक सीमित करना, इस 5 वर्षीय मानदंड के पीछे तर्क के बारे में अस्पष्टता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इसको निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित सुधार क्या है? प्रस्तावित सुधार बेहतर प्रशासन, जवाबदेही, अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे, जिससे सभी संबंधित समुदायों को लाभ होगा। तो वक्फ में इतना ही था। आशा करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए।